जी, अब हमने जो चैप्टर करना है दैट इज़ लिवर। लिवर में सबसे पहले वो जैसे हमने बाकी चैप्टर्स में देखा है एनाटॉमी की बात करता है, उसने कहा कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी और ये 2% आपका टोटल बॉडी वेट में से 2% आपका लिवर बना रहा होता है, ठीक है? और फिर उसने ना लॉन्ग माइल की बात की कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लिवर स्टडी करने में गुज़ारी थी। उसने कहा कि लिवर इज़ अ होस्टाइल ऑर्गन। बड़ा अच्छा, बड़ा मेहमान नवाज़ टाइप का ये ऑर्गन है। करता ही क्या, ये मैलिग्नेंट सेल्स को भी वेलकम करता है। आपने देखा होगा हम जिस भी ट्यूमर का मेटास्टेसिस पर होते हैं हम लिवर का उसमें नाम लेते हैं। सेप्सिस को बड़ा वेलकम करता है और ये इतना ज़्यादा ब्लीड कर जाता है। जब हम ट्रॉमा पढ़ते हैं हम कहते हैं जी लिवर पैकिंग कर दो, लिवर ब्लीड कर रहा होगा। और फर्स्ट ऑर्गन है जो कि ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में यूजुअली जो इंजर होता है। यहाँ से आपने अपनी जनरल सर्जरी का कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं करने। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड ऑर्गन ब्लंट ट्रॉमा में स्प्लीन ही है। हाँ, बट लिवर की भी बहुत ज़्यादा इंजरी होती है ब्लंट में। अच्छा, उसके बाद दो इसमें बड़े अच्छे एट्रीब्यूट हैं। एक तो ये रीजनरेट कर जाता है मैसिव लॉस के बाद भी, दूसरा ये इंसल्ट को फॉरगिव कर देता है, भूल जाता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, लिवर की एनाटॉमी स्टडी करनी है। लिवर को कवर क्या होता है, कैप्सूल ऑफ ग्लिसन ने। ये क्या करता है, हेपेटिक आर्टरी को भी इन्वेलप करता है, पोर्टल वेन को भी, बाइल डक्ट को भी, लिवर के हाइलम पर। और इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी से आती है। 80% जो ब्लड है लिवर का वो पोर्टल वेन से आ रहा था, यानी हेपेटिक आर्टरी भी लिवर के पास ब्लड लेकर आ रही है, पोर्टल वेन भी लिवर के पास ब्लड लेकर आ रही है। जो लिवर की वेनस ड्रेनेज है वो हेपेटिक वेन्स में जाती है। राइट हेपेटिक वेन, मिडल हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेन, और ये सारी हेपेटिक वेन्स हैं वो अल्टीमेटली ड्रेन करती हैं इंफीरियर वेना केवा में। कोनेड ने क्या किया, उसने ना लिवर को डिवाइड कर दिया फंक्शनल लेफ्ट एंड राइट लिवर में। अब ना आपने ये डिवीजन ऑफ लिवर बड़ा जो है ना वो फोकस से सुननी है और फिर इसको याद रखना है, फिर इसकी फिगर्स देखनी है और फिर इसको हो सके तो ड्रा करके देख लेना है। इसने लिवर को डिवाइड कर लिया फंक्शनल लेफ्ट और राइट लिवर में। किसकी मदद से, मिडल हेपेटिक वेन। मैंने कहा ना 3 हेपेटिक वेन्स होती हैं, मिडल, लेफ्ट और राइट। मिडल ना लिवर को डिवाइड करिए फंक्शनल लेफ्ट और राइट लोब्स में, ठीक है? इसको कहते हैं कैंटलाइज लाइन। कैंटलाइज लाइन अब क्या होती है, मिडल ऑफ द गोल ब्लैडर फोसा से स्टार्ट होती है और इंफीरियर वेना के बाद तक जाती है पोस्टीरियरली। इंटीरियरली कहाँ से स्टार्ट हुई, गोल ब्लैडर फोसा से, और पोस्टीरियरली गई है इंफीरियर वेना के बाद तक। और इसके राइट साइड पे राइट लोब हो गया लिवर का, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लोब हो गया। अब उसकी क्लासिफिकेशन है, लिवर को डिवाइड कर दिया 8 फंक्शनल सेगमेंट में, ठीक है? पहले तो उसने सिर्फ 2 में किया, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको 8 में कर दिया वेन्स को यूज करते हुए। जो हेपेटिक वेन्स है ना वो हर सेगमेंट की पेरिफेरी पे आपको नजर आएंगी, और जो सेंटर है सेगमेंट का उधर क्या होगी, पोर्टल वेन होगी, हेपेटिक आर्टरी होगी और बाइल डक्ट होगी, ठीक है? मैं रिपीट करती हूँ, जो हेपेटिक वेन्स है वो पेरिफेरी पर होंगी और सेंटर में क्या होगा, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। जो मिडल हेपेटिक वेन है वो लिवर को डिवाइड करेगी लेफ्ट एंड राइट लोब में, पहले ही मैंने बता दिया। और जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो डिवाइड कर देगा लेफ्ट लोब को फर्दर लेटरल और मीडियल सेगमेंट में। जो लेफ्ट लोब है ना वो लेटरल और मीडियल में डिवाइड होता है, और जो राइट लोब है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होता है। इंटरेस्टिंग चीज है ना, लेफ्ट डिवाइड होता है मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स में, और उसको कौन डिवाइड करता है, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब इसमें से जो सेगमेंट, अब ना मजे की बात ये है कि जो लेटरल और मीडियल में डिवाइड हुए हैं ना इनमें 2, 3 और 4 है। अब 1 क्यों नहीं है इनमें, क्योंकि जो सेगमेंट 1 है ना लिवर का उसको कॉर्डेट लोब कहते हैं, और वो अलग है सबसे, वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करता है, वो उसका हेपेटिक वेन से कोई लेना देना ही नहीं है। अब राइट हेपेटिक वेन ने राइट लोब को डिवाइड किया एंटीरियर और पोस्टीरियर में। मैंने बताया ना कि जो जो लेफ्ट लोब है लीवर का वो डिवाइड होता है मीडियल और लेटरल सेगमेंट में, और जो राइट लोब है लीवर का वो डिवाइड होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर में। एंटीरियर और पोस्टीरियर में 5, 6, 7, 8 आ जाते हैं, ठीक है? तो लेफ्ट में आ गए 2, 3, 4 और राइट में आ गए 5, 6, 7, 8, ठीक है? और जो कोडेड 1 था वो सेपरेट है सबसे, वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है, ठीक है? अच्छा, अब जो पोर्टल वेन है वो लिवर को डिवाइड फर्दर कर देती है अपर और लोअर सेगमेंट में। मतलब वो कहती है हेपेटिक वेन ने इतना कुछ किया है, इसने पहले मिडिल हेपेटिक वेन ने राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया जी, फिर राइट हेपेटिक वेन ने फर्दर राइट को एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर दिया, तो मैं भी कुछ करूँ, वो क्या करती है लिवर को पकड़ के अपर और लोअर लोब्स में सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है? अच्छा जी, अब हमने ना इतने ज़्यादा सेगमेंट उसने बना दिए, उसने कहा ये लोग याद कैसे करेंगे, उसने कहा इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद करो। अब आपने क्या करना है, फिगर देखनी है और साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको पढ़ना है। जैसे क्लॉक नहीं घूमता 12 से आगे 1, 2, 3, 4 की तरफ, वैसे इसको याद करना है। आपको सबसे पहले 2 नजर आएगा, एक तो पीछे पड़ा है ना, वो पीछे पड़ा है, वो सीधा इंफीरियर वेना केवा में जा रहा है। आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2, उसके बाद नीचे क्लॉक की तरह आओ 3, फिर आगे 4, फिर क्लॉक की तरह ही आगे आ जाओ 5, 6, फिर ऊपर चले जाओ 7, 8। ऐसे सेगमेंट याद करने होते हैं, ठीक है? 4 को उसने फर्दर डिवाइड किया 4A 4B में। वो एक दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो लेफ्ट साइड है वो डिवाइडेड है मीडियल और लेटरल में, यानी जो सेकंड और थर्ड सेगमेंट है वो कहाँ है, लेटरली पड़ा हुआ है, और जो 4A 4B है मीडियली पड़ा हुआ है। और जो राइट सेगमेंट है कैंटाइल लाइन के राइट साइड पे है वो डिवाइडेड है इंटीरियर पोस्टीरियर में, यानी जो 8 और 5 है ये इंटीरियर है और जो 7 और 6 है ये पोस्टीरियर है। इसको मीडियल लेटरल नहीं कहना, ठीक है? अच्छा जी, अब राइट लोब फर्दर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं जी, हमें बताएं राइट लोब पे कौन कौन से फर्दर सेगमेंट होते हैं। तो आपने वहाँ बैठ के परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं करना, आपने आराम से रिलैक्स होकर क्लॉकवाइज चलना है कि अच्छा 2, 3, 4 ये तो इधर हो गए थे ना,
लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे क्या था 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे आपने याद करना है। तो 5 6 7 8 मिलके बना देते हैं राइट पूरा लोब, और 2 3 4 मिलके बना देते हैं लेफ्ट। अब मैंने ये सारी आपको सेगमेंट्स पढ़ा दी, अब हम आगे चलते हैं। अब उसने बड़े प्यार से हमें लीवर के फंक्शन बता दिए कि जो लीवर है वो ग्लूकोज कार्ब्स प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है, लीवर प्रोटीन फैक्टर को भी सिंथेसाइज करता है, लीवर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लीवर लैक्टेट को मेटाबोलाइज करता है, पीएच को बैलेंस करता है, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म करता है, बाइल बनाता है, फिर डूडेनम को देता है डाइजेशन के लिए, लीवर जो है वो ड्रग और हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है, लीवर एंडोटॉक्सिन को भी रिमूव करता है और फॉरेन एंटीजन को भी रिमूव करता है। ये सारे हो गए लीवर के फंक्शन। अच्छा जी, लिवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों कर रहे होते हैं? लिवर के फंक्शन को असेस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें जो है वो कुछ एंजाइम्स आते हैं जिसमें अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, एलानिन अमाइनेज आता है, ट्रांसअमाइनेज, अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और एलानिन ट्रांसअमाइनेज। फिर इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज आता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दो बताए थे, एएसटी एएलटी, अस्पार्टेट और एलानिन। ये यूजुअली लिवर के सेल्स की इंटेग्रिटी को बताते हैं, और ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और जीजीटी है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये यूजुअली बाइल ट्यूब्स की, ठीक है, बाइल चैनल्स की। और इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन भी आ जाती है, जो कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, तो वो भी लिवर फंक्शन टेस्ट में आती है। अब वो कह रहा है कि ये जो है ना वो एक गलत टर्म बनाई गई है, क्योंकि ये लिवर के फंक्शन को नहीं असेस करता। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो एएसटी है ये लिवर इंटेग्रिटी को बताते हैं, ये ना ये बताता है कि हेपेटोसाइट का डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, फंक्शन को तो असेस नहीं करता। लिवर का फंक्शन तो ये कि एल्ब्यूमिन बना रहा है कि नहीं बना रहा, प्रोटीन फैक्टर बना रहा है कि नहीं बना रहा, मेटाबॉलिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, लिवर का फंक्शन तो ये है ना। लेकिन स्टिल अब इनको लिवर फंक्शन टेस्ट ही कहा जाता है, अब तक भी इनको वही कहा जाता है। और अगर आपने वाकई में लिवर फंक्शन को असेस करना हो तो आप देखते हो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल क्या है, सीरम में क्लोटिंग फैक्टर का क्या सीन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, ठीक है। हिपेटोसेलुलर इंजरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एएसटी एलटी का लेवल देखते हैं। ये जो होते हैं एंजाइम, ये असल में पार्टिसिपेट इन्होंने करना होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। आप लोगों को अपना बायोकेम वाला टाइम याद आया होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ी थी, उसमें इन एंजाइम्स का रोल होता है। तो जब भी लिवर की इंजरी होती है ना लिवर सेल्स की, तो ये एंजाइम बाहर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और फिर हम इनको ना इनका लेवल मेजर कर लेते हैं। जो एएसटी है ना, जो अस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज है, ये लिवर के अलावा आपको कार्डिक मसल में, स्केलेटल मसल में, किडनी और ब्रेन में भी मिलेगा, इसीलिए ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, कम स्पेसिफिक है। लेकिन जो एएलटी है ये प्रीडोमिनेंटली लिवर में ही होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब ये भी एमसीक्यू पॉइंट हो गया कि कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो एएलटी जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। एएलटी में एल आ रहा है ना, लिवर लिवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है, ऐसे याद कर लो। अच्छा जी, अब जो कॉमन कॉज है इन एंजाइम के एलिवेशन के, अब मैंने कहा लिवर इंजरी, तो हेपेटाइटिस, अल्कोहल अब्यूज, टॉक्सिक ड्रग, ऑटो इम्यून, ये सारी लिवर इंजरी कर रहे हैं, तो इन सब में ये रेज होंगे, ठीक है। अगर सिवियर हेपेटोसाइट नेक्रोसिस हो जाए ना, सिवियर नेक्रोसिस हो रहा है, तो ये एंजाइम जो है ना वो इतने ज़्यादा एलिवेट नहीं करते, क्यों? क्योंकि इन्होंने हेपेटोसाइट से निकलना था भाई। अब हेपेटोसाइट की डेथ हो गई है, हेपेटिक जो रिजर्व है सारा वो सारा खराब हो गया है, तो अब एंजाइम बचे ही नहीं है इतने कि इनका लेवल रेज हो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आ जाए जी सिंथेटिक, अब वाकई में जो लिवर के फंक्शन है उनको हम कैसे असेस करते हैं? जो मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट है लिवर फंक्शन की वो क्या है जी? वो है एल्ब्यूमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर। जो लिवर है वो 10 ग्राम एल्ब्यूमिन तकरीबन एक दिन में बना रहा होता है। ये अलग बात है कि इसकी सिंथेसिस और भी चीज़ों से इन्फ्यूज हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिवर में मसला हो फिर एल्ब्यूमिन कम हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एल्ब्यूमिन कोई मार्कर नहीं है एक्यूट लिवर हेपेटिक डिसफंक्शन का, इसलिए हम एल्ब्यूमिन को नहीं यूज़ कर रहे होते कि भाई इसको ज़्यादा यूज़ करते, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ भी 15 से 20 दिन है, तो लिवर की अगर इंजरी हो भी गई है तो एल्ब्यूमिन कम होते होते उसने 20 दिन लगा देने हैं, तो ये हम मार्कर यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटीन फैक्टर हैं यूजुअली जो फैक्टर 8 के अलावा वो लिवर ने सिंथेसाइज करने होते हैं, और उनका लेवल एक मार्कर है, हमें बताता है कि लिवर अपना काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख लें तो बेस्ट टेस्ट है ये हेपेटिक सिंथेसिस की डिसफंक्शनिंग के लिए, ठीक है, कि हेपेटिक जो है ना वो अपना काम सही नहीं कर रहा, अगर हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम एलिवेटेड मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। आगे कोलेस्टेसिस का उसने कुछ असेसमेंट बताई कि कोलेस्टेसिस क्या होता है कि जो फ्लो है ना बाइल का वो अफेक्टेड हो जाए, वो इम्पेयर हो जाएगा, जो बाइल ड्यूडेनम तक जाना था वो इम्पेयर हो जाए। अब ये क्या हो सकते हैं? तो हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन हो सकती है कि लिवर सही से बाइल बना ही नहीं रहा, या कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी मसला हो सकता है कि बिलियरी चैनल ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, तो बाइल जो है पहुंच नहीं पा रही ड्यूडेनम तक। अब कोलेस्टेसिस जो है इसकी वजह से क्या होगा? मैंने बताया कि जब भी बिलियरी चैनल से मसला होगा तो जो एंजाइम का लेवल बढ़ेगा ना वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और जीजीटी है, और साथ बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, अगेन यही चीज़ कि ये भी लिवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये बोन्स में भी होता है, तो लिवर में भी बढ़ सकता है, बोन्स में भी बढ़ सकता है। अच्छा, और लिवर में ये होता है ना, बाइल डक्ट के एपिथेलियम में पड़ा होता है, तो वो वाली कंडीशन जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कराएगी उससे इस एंजाइम की एलिवेशन होगी। लेकिन जो जीजीटी है ना ये भी बाइल डक्ट एपिथेलियम में पड़ा होता है, और ये भी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में रेज होगा, और ये जो है ना कुछ अदर कंडीशन में भी रेज होगा, जैसे अल्कोहलिक इंजेक्शन में, पैंक्रियाटिक डिजीज में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, उनमें भी, ठीक है। बट अगर जीजीटी और अल्काइल फास्फेटेज दोनों मिलके रेज हो रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड पे जाता है कि ये बिलियरी चैनल का ही कोई मसला है, सही हो गया। अच्छा जी, आगे आगे जॉन्डिस की असेसमेंट, ये सारी असेसमेंट आपने नहीं भी याद करी ना याद करें, लेकिन एक दफ़ा रीड करना जरूरी है ना, मैं आपको इसलिए रीड करवा रही हूँ। जो जॉन्डिस है ना उसको कहते हैं येलो डिस्कलरेशन, स्किन की, स्क्लेरा की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब ये डिस्कलरेशन क्यों हो रही है, किस पिगमेंट की वजह से हो रही है? बिलिरुबिन की वजह से हो रही है। बिलिरुबिन आता कहाँ से है?
ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। हीम का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन जो है एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है, एल्ब्यूमिन से बाइंड करके सर्कुलेशन में घूमता है, फिर जब लिवर के पास आता है तो इसको लिवर ने करना होता है इसकी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन करनी होती है, यानी इसको ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ अटैच करना होता है। कौन अटैच करता है? ग्लूक्रोनासाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो बिलिरुबिन को ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ अटैच करता है, यानी इसकी कॉन्जुगेशन करता है। जैसे इसकी कॉन्जुगेशन होती है ये बन जाती है वाटर सोलुबल। अब इसको एल्ब्यूमिन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसने एल्ब्यूमिन का सहारा इसलिए लिया था क्योंकि ये वाटर सोलुबल नहीं थी, ब्लड में नहीं वैसे घूम फिर सकती थी, और लिपिड सोलुबल थी। ठीक है, अब ये वाटर सोलुबल हो गई है। अब ये ना इंटेस्टाइन में चली जाएगी, इंटेस्टाइन में ये वेस्ट बन जाएगी। अब नॉर्मल जो लेवल है बिलिरुबिन का सर्कुलेशन में वो लेस देन 1, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है कि लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसिलीटर नॉर्मली ये लेवल होना चाहिए। और यूजली ये जो इसमें से ज्यादातर बिलिरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड ही होगी। ठीक है, अच्छा, ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होगी। अच्छा, उसके बाद जो जॉन्डिस है वो डिटेक्टेबल तब होता है जब बिलिरुबिन का लेवल अबव 2.5 चला जाए, तब आपको इसकी ना वो येलो डिस्कलरेशन नजर आना शुरू होती है। जॉन्डिस के बहुत सारे कॉजेज हैं, हमने इनको डिवाइड कर दिया प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में। प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है कि बिलिरुबिन बन ही इतनी ज्यादा रही है कि लिवर उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा और उसको सही से ना भेज नहीं पा रहा इंटेस्टाइन में, इनसफिशिएंट कॉन्जुगेशन हो रही है। अब इसकी वजह से जो है ना, मतलब हीमोलिटिक एनीमिया मेजर इसका कोज है। ठीक है, इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस आ रहा है। इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि एक्यूट या क्रोनिक हेपेटिक इनसफिशिएंसी है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे हेपेटाइटिस है, लिवर अपना काम नहीं कर पा रहा और लिवर के जो एंजाइम है वो भी इंक्रीज होंगे, या गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नाजार सिंड्रोम है। गिलबर्ट और क्रिगलर नाजार हमने बायोकेम में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें एंजाइमेटिक डिफेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि लिवर जो है ना बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पाता और फिर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है। और जो रोटर सिंड्रोम है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें ना ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती बिलिरुबिन की। जो क्रिगलर नजार और गिलबर्ट में था ना, इसमें ये था कि जो ग्लूकुरोनासाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम था ना उसके साथ मसला था, इस वजह से कॉन्जुगेशन हो नहीं पा रही थी। लेकिन ये जो रोटर और ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है इसमें कॉन्जुगेशन का मसला नहीं है, ग्लूकुरोनासाइल एंजाइम ठीक है, कॉन्जुगेशन हो रही है, लेकिन वो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसकी ट्रांसपोर्ट में मसला आ रहा है। ठीक है, और इस वजह से इसमें जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा वो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ी सी चीज क्लियर रखनी है। पहले वालों में जो बिलिरुबिन है तो वो अनकॉन्जुगेटेड हो रहा था। फिर पोस्ट हेपेटिक जोंडस, पोस्ट हेपेटिक जोंडस होता है कि भाई सही से कॉन्जुगेशन होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही ड्यूडेनम तक। ठीक है, ये सर्जिकल जोंडस है, इसको हमने पढ़ना है, ये वो है जिसमें आपको सर्जरी करनी पड़ती है, बाकी मेडिसिन वालों में आता है। और इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडस भी कहते हैं, इसको सर्जिकल जोंडस भी कहते हैं। इसमें जो लेवल रेस करता है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ एपी का यानी क्लाइंट फॉस्फेटेज का और साथ जीजीटी यानी गैमा ग्लूकोनासाइल ट्रांसफेरेज का लेवल भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका यही नाम था गैमा ग्लूकोनासाइल ट्रांसफेरेज, गैमा ग्लूटामाइल। देखा, मुझे लगा मैं नाम गलत बोल रही हूँ, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। ठीक है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। अच्छा जी, अब सबसे कॉमन कॉज भी उसने साथ ही बता दिया आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का क्या है, कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास सबसे कॉमन कॉज है। तो वो एक रूल भी बनाया ना उन्होंने कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो और साथ एक मैस आपको पैल्पेबल मिल जाए तो वो कोर्वोजियर ला शायद उसको कहते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो फिर वो जो है ना वो कार्सिनोमा होता है हेड ऑफ पैंक्रियास का, मतलब वो कोई कार्सिनोमा ही काज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये किसी स्टोन की वजह से होता तो कोई मैस पैल्पेबल नहीं होना था। ठीक है, ये पढ़ेंगे भी हम आगे जब हेपेटोबिलियरी पढ़ेंगे सिस्टम। लिवर ट्यूमर, बात शुरू करता है वो लिवर ट्यूमर से। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइफेजिक स्कैन की, कि हम ट्राइफेजिक एक सिटी स्कैन करते हैं लिवर का, जिसको डायनामिक सिटी स्कैन भी कहते हैं। इसमें करते क्या है कि इसमें ना ट्राइफेजिक नाम से पता चला 3 डिफरेंट स्टेजेस पे ना स्कैन लेते हैं लिवर का, 3 डिफरेंट स्टेजेस पे ना उसका लिवर का स्कैन लिया जाता है। उसको पहले कॉन्ट्रास्ट अपटेक करवाना है, मेनली यूज करते हैं डिफरेंट ना लेकिन लिवर को देखते तो हैं इसकी मदद से लिवर के लेकिन, साथ उसको कैटेगराइज भी करते हैं। अब ये ना क्यों हमने बनाया, क्योंकि लिवर की ना डोल ब्लड सप्लाई है, एक तो उसको पोर्टल वेन जा रही है, दूसरा उसको हेपेटिक आर्टरी जा रही है, तो हम ना उस बेस पर इसको बना लिए, उस प्रिंसिपल पे इसको बना लिया और इसकी मदद से फिर हम लिवर के ना डिफरेंट कैंसर है उसको डायग्नोज कर लेते हैं। फर्स्ट इसका स्कैन कब लेना है, फर्स्ट लेना है कि अभी हमने डाई इंजेक्ट ही नहीं की, अभी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट ही नहीं किया, पहले ही हमने स्कैन लेना है, उसको कहते हैं प्री कॉन्ट्रास्ट स्कैन। ठीक है, फिर डाई इंजेक्ट कर दो, दूसरा स्कैन आपने लेना है 30 सेकंड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट, अभी इंजेक्ट करने के फौरन बाद 30 सेकंड बाद आपने सेकंड स्कैन ले लेना है। ठीक है, और इसमें ना अभी जब आपने स्कैन लिया अभी डाई जो है ना सिर्फ आर्टरीज तक ही पहुंचा होना है, क्योंकि डाई आपने इंजेक्ट किया वो भी सिर्फ आर्टरी तक ही पहुंचा होना है। तो अब आपको जो इस फेज में आपको जो फर्स्ट जो फेज है इसमें आपको जो लेयर नजर आ जाएगा ना लिवर में, इसका मतलब है उसको मेनली आर्टरी सप्लाई करिए, क्योंकि अभी लिवर जो है ना अभी कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो वेन तक तो पहुंचा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ आर्टरी तक पहुंचा है। आर्टरी से गुजर करके पिलरी से गुजर कर फिर वेन तक जाएगा ना, तो इसीलिए अभी जो लेयर आपको नजर आ गया इसका मतलब है उसकी मेन सप्लाई हेपेटिक आर्टरी है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए क्लियरली कि जो हिपैटोमा होता है यानी जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है उसकी मेन सप्लाई जो होती है वो हेपेटिक आर्टरी होती है, इसीलिए वो आर्टीरियल इन्हांसमेंट शो करता है इस फेज में। ठीक है, तो जब आपने देखना हो ना कि पेशेंट को कोई हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा तो नहीं है, आप उसका ट्राइफिजिक स्कैन करोगे, आप उसका 30 सेकंड के बाद आप कॉन्ट्रास्ट के बाद स्कैन लोगे, अगर आपको वो नजर आ जाएगा तो मतलब ये वायरस कार्सिनोमा पेशेंट को है, इसलिए इतना हेल्पफुल होता है, आर्टेरियल इन्हांसमेंट शो करता है। फिर थर्ड आप कब लेते हो, थर्ड आप लेते हो जब लीवर में जो लीवर में या बाकी बॉडी में भी जब वो स्कैन जो जब वो कॉन्ट्रास्ट है ना वो वेन्स में पहुंच गया। ठीक है, तब आप ये लेते हो, यानी 65 सेकंड आफ्टर इंजेक्शन। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रास्ट जो है वेन्स में पहुंच जाएगा,
अब जब वो आर्टरी में से गुजर कर कंट्रास्ट वेन में चला गया है, तो अब ये होगा कि जो हिपाटोमा था, हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा था, मेनली हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना। जो हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा था, वो उसकी फेड हो जाएगा, वो गायब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें से कंट्रास्ट निकल गया और वेन में चला गया। इसको कहते हैं वीनस वॉश आउट। जब वो 30 सेकंड वाले पे नजर आया था, तो वो आर्टीरियल एनहांसमेंट कहना है, और जब वो फिर 65 सेकंड वाले पे थर्ड स्कैन पे वो गायब होगा, तो उसको वीनस वॉश आउट कहना है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की। कुछ लेजेंड्स ऐसे भी हैं जो वीनस फेज पे ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपनी मेन सप्लाई पोर्टल वेन से ले रहे हैं, उनको कहते हैं हीमेंजियोमा। तो इस तरह से आप हीमेंजियोमा को भी डायग्नोस कर सकते हो। बाज़ औक़ात आपको फोर्थ स्कैन भी लेना पड़ सकता है, वैसे 3 स्कैन ही होते हैं, ट्राइफेज़िक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात फोर्थ भी लेना पड़ सकता है, जो कि आप 5 मिनट आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन लेते हो। और ये जो होता है ना, वो वाला फेज़ है जब डिलेड इक्विलिब्रियम फेज़ इसको स्कैन कहते हैं। ट्राइफेज़िक स्कैन को उसने कहा डायनामिक सीटी स्कैन भी कहते हैं। ट्राइफेज़िक स्कैन जो है ना सिर्फ़ आपको कैटेगराइज़ करके दे देता है डिफरेंट लेजन, बल्कि आपको वास्कुलर नोट में भी बता देता है लीवर की, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ तक ब्लड जा रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ से आगे कंट्रास्ट नहीं जाएगा, तो ये वास्कुलर नोट में भी बता देता है, सारा स्ट्रक्चर भी बता देता है। और फिर आप इसकी मदद से ट्रीटमेंट प्लान कर लेते हो, ठीक है? अच्छा जी। फिर आगे उसी फीचर की बात करते हैं कि जो फीचर है ना आर्टीरियल एनहांसमेंट वाला और पोर्टल वेनस वॉशआउट वाला, ये बहुत स्पेसिफिक है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए, इसलिए हम इसके डायग्नोसिस के लिए ये स्कैन यूज़ कर रहे होते हैं, हमें बायोप्सी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। हम स्कैन की मदद से उसका डायग्नोसिस बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आगे उसने लिवर ट्यूमर की डिटेल में बात की। उसने कहा कुछ बेनाइन होते हैं, कुछ जो होते हैं ना मैलिग्नेंट होते हैं। बेनाइन में हीमेंजियोमा, हेपेटिक एडिनोमा, फोकल न्यूडुलर हाइपरप्लेसिया, इन तीनों को हम देखेंगे। फिर मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट में प्राइमरी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी आपको पता है ना, लिवर बहुत ज़्यादा सेकेंडरीज ले लेता है, बहुत सारे ट्यूमर्स में मेटास्टाइज करके आ जाते हैं। और प्राइमरी में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपैटोमा जिसको हम डिटेल में देखना है। इसके अलावा हिपैटोब्लास्टोमा, कोलेंजियोकार्सिनोमा, मिक्स्ड ट्यूमर और सार्कोमा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनको हम नहीं देखेंगे। सेकेंडरी जो है वो मोर कॉमन जो है वो सेकेंडरी प्राइमरी ट्यूमर से ज़्यादा कॉमन लिवर में सेकेंडरीज हैं। ज़्यादा इसमें दूसरे कैंसर आते हैं, दूसरे विसरा के, ठीक है? जैसे कोलोन का, पैंक्रियास का, किडनी का, ब्रेस्ट का, लंग्स का, ये सारे आते हैं। सबसे पहले बेनाइन की बात हो जाए, बेनाइन में 3 थे, हीमेंजियोमा, हिपैटिक एडिनोमा और फोकल न्यूडुलर हाइपरप्लेसिया। पहले हीमेंजियोमा की बात करते हैं। हीमेंजियोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है। एमसीक्यू पॉइंट आ गया ना, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर हीमेंजियोमा है। ये कैपिलरी टाइप भी हो सकता है और ये कवेर्नस टाइप भी हो सकता है। जो कैपिलरी टाइप है वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है और वो एक से ज़्यादा होते हैं। जो कवेर्नस टाइप है वो यूजुअली एक ही होता है और वो जो है ना वो लार्ज होता है और सिम्पटम्स भी करवा देता है। मोस्ट जो लिवर हीमेंजियोमा है वो एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, उनको हम इंसिडेंटल डायग्नोस कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे थे किसी और पर्पस के लिए तो हमें लिवर में ये नजर आ गया, ठीक है? फर्दर फिर हम इसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं, भी सीटी स्कैन करा लो कहीं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ना हो, फिर इसकी इस तरह से कंफर्मेशन करा लेते हैं। ट्राइफेजिक सीटी स्कैन पे हीमेंजियोमा जो है वो एसिमेट्रिकल इन्हांसमेंट शो करता है आर्टीरियल फेज पे और फिर प्रोग्रेसिवली इन्हांसमेंट शो करता रहता है वीनस फेज पे। मैंने कहा था ना कि वीनस फेज पे जो ज्यादा विजिबल होगा वो हीमेंजियोमा होता है। तो आर्टरी फेज पे भी ये थोड़ा बहुत इन्हांस करता है, लेकिन वो पेरिफेरल सी होती है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट जो शो करेगा, सेंटर में इन्हांसमेंट शो करेगा, वो ये वीनस वाले फेज में करेगा, ठीक है? बायोप्सी कभी भी आपने हीमेंजियोमा की नहीं करनी, बायोप्सी इसकी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने इसकी बायोप्सी करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें तो वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स है, तो ये बहुत सीवियर हैमरेज करवा देगा। ट्रीटमेंट इसका क्या, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, इंसिडेंटल आपको नजर आ गया है और कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन अगर इसके सिम्टम वगैरह आ रहे हो, जैसे सिम्टम क्या हो सकते हैं, कंप्रेशन। अच्छा, अगर सिम्पटम ये करेगा भी तो क्या सिम्पटम करेगा, कंप्रेशन कर सकता है, ठीक है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे, तो फिर जो है ना हम इसकी रिसेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज हेपेटिक एडिनोमा। ये भी बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन ये थोड़ा रेयर होता है। हेमेंजियोमा तो बहुत कॉमन है ना, मतलब सबसे बिनाइन में से सबसे कॉमन वो है। हेपेटिक एडिनोमा थोड़ा रेयर होता है। इसमें जो है ना वो ये होता है कि यूजुअली ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है और सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड, यानी अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो फिर उसमें हेपेटिक एडिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोर कॉमनली ये यंग वुमेन में होता है, 20 से 40 ईयर्स के दरमियान। और इसमें ना होते हैं कि इसमें शीट्स बनी होती हैं हिपैटोसाइट की, उनमें ग्लाइकोजन होता है। पोर्टल ट्राइड इनमें एब्सेंट होती है। ये जो फीचर है ना ये इंपॉर्टेंट है, पोर्टल ट्राइड का एब्सेंट होना। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ही कफर सेल्स होते हैं और ना ही बाइल डक्ट सेल्स होते हैं, सिर्फ हिपैटोसाइट होते हैं, उनमें ग्लाइकोजन होती है। अब इनको नॉर्मल सेल से हम कैसे सेपरेट करते हैं, कैप्सूल बना होता है जिनको नॉर्मल सेल से सेपरेट करा होता है। और यूजुअली कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिवर में कोई मैस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर जाता है और साथ इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग हो सकती है, पेन भी हो सकती है अगर इसका रप्चर हो जाए। यूजुअली इसका रप्चर ना प्रेगनेंसी में होता है और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो फिर रप्चर करके ही ब्लीडिंग वगैरह करवा सकते हैं। डायग्नोसिस इसका भी हम सिटी स्कैन पे बनाते हैं और इसकी इसकी भी फाइंडिंग है ना सिटी स्कैन वाली, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसी ही है, लेकिन उसकी निस्बत ही थोड़ा कम वास्कुलर होता है। और बायोप्सी फिर हम इसकी करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसकी जो सिटी स्कैन वाली फाइंडिंग है वो तो सारी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा वाली है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिनाइन है और कार्सिनोमा नहीं है, फिर आप उसकी बायोप्सी करवा लेते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि शीट्स हैं हिपैटोसाइट्स की और कफर सेल्स नहीं है और बाइल डक्ट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब हमने फोकल न्यूडुलर हाइपरप्लेजिया देखना है ना, तो उसमें भी तकरीबन तकरीबन ऐसी ही चीज़ें होनी है हेपेटिक एडेनोमा जैसी, लेकिन उसमें फ़र्क ये होना है कि उसमें ना कफर सेल्स और ये सारी चीज़ें होनी है, इसीलिए उसका ना हम एक स्कैन करवाते हैं, सल्फर कोलोइड न्यूक्लियर स्कैन। वो हम इसका नहीं करवा सकते हेपेटिक एडेनोमा का, क्योंकि इसके कैंसर में वो सेल्स ही नहीं है, लेकिन उसका भी हम करवा लेते हैं। इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, आगे ट्रीटमेंट की बात करें
तो इनका ट्रीटमेंट क्योंकि ये प्री मैलिग्नेंट है और इनमें जो है ना वो रप्चर का भी रिस्क है, मैंने बताया प्रेगनेंसी में रप्चर कर जाते हैं, तो इसलिए इनकी रिसेक्शन कर दी जाती है, मतलब ये नहीं इनको छोड़ा नहीं जाता है, रिसेक्शन इनकी कर दी जाती है। और अगर स्मॉल एसिम्टोमेटिक हो तो फिर आस्ते आस्ते ये खुद ही रिग्रेस कर जाते हैं, फिर आप पेशेंट कहते हैं भाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तुमने नहीं लेनी क्योंकि ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा बनते हैं, तो फिर हमने उसकी पिल्स छुड़वा देनी है तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन तब अगर स्मॉल हो, अगर बड़े हैं या सिम्टम वगैरह कर रहे हैं तो आप इनको निकाल दो। आगे आता है जी फोकल न्यूडुलर हाइपरप्लेसिया। ये भी बिनाइन लेजन है, ये कॉमन होता है चाइल्ड बेयरिंग एज में, ठीक है, लेकिन ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हेपेटिक एडेनोमा भी चाइल्ड बेयरिंग एज में था लेकिन वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ एसोसिएटेड था, ये नहीं होता, ठीक है। ये जो होता है ना इंजरी का एक रिएक्शन होता है, कोई इंजरी हुई उसके बाद ये बन गया, ये ट्रू नियोप्लाज्म नहीं है, सिर्फ इंजरी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मुझे याद है ब्रेस्ट में पढ़ते हैं ना, फैट नेक्रोसिस, एक लंप सा बन जाता है, फिर फिर वुमेन परेशान होती है कि ये कैंसर ना हो, फिर हम उसकी बायोप्सी वगैरह करते हैं, फिर उसको कंफर्म करते हैं कि नहीं ये इंजरी की वजह से बन गया, तो वैसे ही ये होता है। अच्छा, इसमें ना रीजन रेटिंग से न्यूड्यूल होते हैं, सेंट्रल स्कारिंग होती है, वहाँ से हमारा माइंड गया कि इंजरी का रिएक्शन है। और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो सॉलिड मैथ नजर आता है, सिटी स्कैन यूजुअली डायग्नोस्टिक होता है, आपको होमोजीनियस इन्हांसमेंट नजर आती है आर्टीरियल फेज पे, और वीनस फेज पे इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इसमें आप वीनस फेज में इनविजिबल तो हो जाता है लेकिन टिपिकल एक स्कार आपको नजर आएगा, ठीक है। ये जो स्कार है आप अगर एमआरआई कराओगे तो और अच्छा नजर आएगा, सिटी स्कैन पे भी नजर आएगा लेकिन एमआरआई पे और अच्छा नजर आएगा। फिर इसका नाम एक स्कैन करवा लेते हैं, टेक्नीटियम सल्फर कोलोइड लिवर स्कैन, ये हेल्पफुल है, ये इसको डिफरेंशिएट करेगा एडिनोमा से। ये वो वाला पॉइंट है जो मैं आपको कह रही थी, क्योंकि एडिनोमा में ना कफर सेल्स नहीं है, और एडिनोमा में जो सिर्फ हेपाटोसाइट अंदर ग्लाइकोजन है, तो वो ये नहीं अपटेक इसका करते, और ये जो यूजली एफएनएच है, ये इसके जो सेल्स होते हैं वो अपटेक कर लेते हैं सल्फर का, टेक्नीटियम लेबल्ड सल्फर का, और फिर हम उसका स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके जो लिगेंड है इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, प्री मैलिग्नेंट नहीं है, और अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो आप इसको छोड़ सकते हो। सिर्फ प्री मैलिग्नेंट कौन सा था, हेपेटिक एडिनोमा, ठीक है, क्योंकि उसके जो फीचर थे ना सीटी स्कैन पे वो भी कार्सिनोमा जैसे होते हैं, और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से एसोसिएटेड है, और उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट रिवाइज करवा दिया। अब आगे बात करते हैं जी मेन ट्यूमर की, जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसको हिपैटोमा भी कहते हैं। हिपैटोमा जो है ना, मैं इसको कंफ्यूज कर देती हूँ यूजुअली हिपैटिक एडिनोमा के साथ। तो हिपैटोमा जो है ना, ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का दूसरा नाम है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है। 80% प्राइमरी लिवर कैंसर में ये है, बाकी जो सारकोमा वगैरह है वो बहुत रेयर है। और इसका जो है ना मेन रिस्क फैक्टर वो क्रोनिक लिवर डिजीज सिरोसिस होता है, किसी भी कॉज की वजह से, सिरोसिस है वो हेपेटाइटिस की वजह से हो, अल्कोहल की वजह से हो, किसी भी वजह से वो फिर कार्सिनोमा करवा सकती है, ठीक है। पाकिस्तान में मेन जो काज था हेपेटाइटिस सी ही था, जो कि कल्प्रिट था, जो सिरोसिस और फिर कैंसर करवा रहा था। और रिस्क फैक्टर को ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, जिनमें क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं जिसमें एफ्लाटॉक्सिन है, अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हीमोक्रोमाटोसिस, विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, फिर कुछ इम्यून डिसऑर्डर है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये रिस्क फैक्टर सारे आपने अच्छे से याद रखने हैं, मैं अब आपको याद तो नहीं करवा सकती ना, आपने खुद इनको अच्छे से याद रखना है और फिर इनको लिख के भी देखना है एक दफ़ा। अच्छा, क्लिनिकल फीचर जो 40% पेशेंट है वो सिम्टोमेटिक होते हैं डायग्नोसिस के टाइम पे, और उनका जो है ना आप वैसे ही मतलब पता है क्या होता है फिर वो, क्योंकि सीएलडी के पेशेंट होते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज के, तो आपने उनको फॉलोअप पे रखा होता है, क्योंकि आपको पता है क्रोनिक लिवर डिजीज तो कैंसर हो सकता है, आपने उनको फॉलोअप पे रखा होता है और आप उनकी फॉलोअप अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे होते हो, आपको ये नजर आ जाता है कैंसर। इसके बाद अगर सिम्टोमेटिक हो तो फिर वीकनेस, वेट लॉस, को राइट हाइपोनिम का मैस है, या इनीमिया, जोंडिस, इन्हीं सिम्टम के साथ पेशेंट आएगा। अच्छा, अब पेशेंट की एज यूजली 40 से 50 होती है। डायग्नोसिस आपने कैसे बनाना है, मैंने पहले बताया कि अल्ट्रासाउंड पे सबसे ज़्यादा इनका डायग्नोसिस बन रहा होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत आसान इन्वेस्टिगेशन है। अगर फॉलोअप भी हम करें सीएलडी के पेशेंट का तो हम अल्ट्रासाउंड के साथ यूजली करते हैं, नॉन इन्वेसिव है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली अवेलेबल है, हाईली एक्यूरेट भी होती है अगर एक्सपीरियंस बंदा करे। और उसके बाद अल्फा फिटोप्रोटीन आ जाती है, अल्फा फिटोप्रोटीन भी ना ज़्यादातर केसेस में 75% तक केसेस में ना रेज होती है हेपेटिक कार्सिनोमा के, ठीक है। ये अलग बात है कि सिरोसिस में भी इसका लेवल ज़्यादा होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिरोसिस है या पेशेंट को कैंसर हो चुका है। तो वो ये कि अगर 400 नैनोग्राम से ज़्यादा इसका लेवल चला जाए, 400 नैनोग्राम से ज़्यादा, तो वो सजेस्टिव होता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही हो चुका है, क्योंकि सिरोसिस में इतना ज़्यादा लेवल नहीं इसका होना था, नॉर्मल इसकी वैल्यू 20 होती है और अब कैंसर में इसकी 400 तक चली जाती है। फिर ट्राइफेजिक सिटी स्कैन है, ट्राइफेजिक सिटी स्कैन में पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत स्पेसिफिक और सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए 90% तक ये डायग्नोस कर लेती है उनको। और इसमें होता क्या है कि आर्टीरियल फेज में इन्हांसमेंट होती है और वीनस फेज में वीनस वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। ये ट्यूमर साइज भी बता देता है, साइट भी बता देता है, उसका वेसल के साथ रिलेशन भी बता देता है, और उसकी एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज तो नहीं है कोई, वो भी बता देता है। और फिर आप सिटी स्कैन जस्ट भी कर लेते हो मेटास्टेसिस वर्कअप देखने के लिए, और फिर आप एमआरआई भी कर सकते हो, लेकिन एमआरआई भी कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देता है। टिश्यू डायग्नोसिस फिर बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी ना हमें ज़्यादा यूज़ करनी
ना ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी है, ट्राइफिजिक सीटी स्कैन इतना अच्छा है कि हमारा डायग्नोसिस बन जाता है। दूसरा पेशेंट ऐसे सीएलडी का होता है तो हमारे माइंड में कहीं न कहीं होता है कि इसको कार्सिनोमा हो सकता है। लेकिन टिश्यू डायग्नोसिस अगर करना भी है, बहुत कम कास्ट में करना पड़ता है, ठीक है? ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है ट्यूमर की और उसकी सेवेरिटी कितनी है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये ट्यूमर बन ही सिरोसिस के बाद रहा है। तो आगे मैं इसकी आपको मैनेजमेंट बताती हूँ। इसकी मैनेजमेंट हम सिरोसिस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि सिरोसिस है तो क्या करना है, अगर सिरोसिस नहीं है तो क्या करना है। पहले आपको सिर्फ थेरेपीज़ के नाम बता देती हूँ। अगर हमने सर्जरी करनी हो ना, जो सबसे अच्छी इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। वो हम 2 तरह कर सकते हैं, या तो लिवर को रिसेक्ट कर दें या पूरे के पूरे लिवर को ट्रांसप्लांट कर दें। फिर दूसरा हमारे पास स्टेप होता है कि लोकल एब्लेशन थेरेपी करें। इसमें क्या करते हैं कि परक्यूटेनियस इथेनॉल इंजेक्ट कर देते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं, या ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है? कि कीमो डाल के आर्टरी में फिर उसको एम्बोलाइट डाल के ब्लॉक कर देना है। सॉरी। अच्छा, ये लोकल एब्लेशन थेरेपी है। फिर कुछ सिस्टेमिक थेरेपी तब करते हैं जब हमारे पास लास्ट स्टेज का कैंसर हो, ना हम सर्जरी कर सकते हैं, ना हम कुछ और कर सकते हैं, तो फिर हम उसको ना सिस्टेमिक थेरेपी दे देते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है? अच्छा जी, बात सर्जरी से शुरू करते हैं। सर्जरी में 2 तरह की चीज़ें आती हैं, या तो लिवर रिसेक्ट कर दो या लिवर ट्रांसप्लांट कर दो। ये ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है। अब ये ना हमने किन में करना है, एक तो वो वाले 2 तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक तो वो वाले हैं जिनमें लिवर सिरोसिस है, एक वो है जिनमें लिवर सिरोसिस नहीं है। अगर तो वो वाले पेशेंट हैं जिनमें लिवर सिरोसिस नहीं है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विदाउट लिवर सिरोसिस, तो लिवर रिसेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कि उस जहाँ पे ट्यूमर है उस पार्ट को निकाल दो, सिर्फ पूरे लिवर को ना निकालो, सिर्फ लिवर रिसेक्ट कर दो, उतने हिस्से को रिसेक्ट कर दो, क्योंकि लिवर रिजेनरेट कर सकता है तो उसने बाकी अपना पार्ट खुद ही बना लेना है, ठीक है? अब लिवर रिसेक्शन जो है, मैंने ना उसकी एक वीडियो बनाई थी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की। तो उसमें मैंने एक पॉइंट क्लियर करवाया था। मैंने कहा था कि अगर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है ना, उसके मेट्स बहुत कॉमन है लिवर में, तो साथ ही हमने ना उसके ये भी देखा था कि हम लिवर में उसके मेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो हमने कहा था कि पहले ना बड़े क्राइटेरिया यूज़ होते थे कि अगर इतना इतना ट्यूमर का साइज़ है तो लिवर रिसेक्ट कर दो, इतना साइज़ है तो कर दो। लेकिन अब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, वो ये है कि आप लिवर ट्यूमर का साइज़ ना देखो, वो जितना भी है, आप ये देखो कि लिवर रिसेक्ट करने के बाद बाकी लिवर कितना बचता है। तो 20% एट लीस्ट लिवर बचना चाहिए, फिर आप ना रिसेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर आप जितने भी ट्यूमर है रिसेक्ट कर दो, लेकिन बाकी लिवर इतना बचना चाहिए, फिर वो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है? 20 या 30 इतना ही था। आप चेक कर लेना एक दफ़ा। तो अब यहाँ पे भी वो वही वही बात रिपीट कर रहा है। वो कह रहे हैं लिवर रिसेक्शन तो आप कर दो, लेकिन आप इतना देखो, क्राइटेरिया यही है कि जो बाकी है वो मोर देन 30% लिवर बाकी बचना चाहिए, और कोई सिस्टेमिक मेटास्टेसिस नहीं होना चाहिए, फिर आप लिवर रिसेक्शन करो, ठीक है? अच्छा, दूसरा वो वाला केस है कि पेशेंट को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो है, लेकिन पेशेंट को साथ लिवर सिरोसिस भी है। अब आपने क्या करना है, अब आपका ट्रीटमेंट चॉइस चेंज हो जाता है। अब रिसेक्शन का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि लिवर तो पूरा सिरोसिस हो चुका है। अब आप लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, नया लिवर लगा दो, ठीक है? लेकिन ये भी उन उन केसेस में ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर अभी अर्ली जो सिरोसिस थी ना तब। अगर अर्ली सिरोसिस हो ना, तो हम फिर लिवर रिसेक्शन को भी थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। अब ना लिवर रिसेक्शन की ना कुछ उसने बता दी इंडिकेशन कि कुछ केसेस में अगर सिरोसिस हो तब भी हम लिवर रिसेक्शन कर सकते हैं। वो कौन सी केसेस है? अगर सिरोसिस अर्ली स्टेज पे हो, वेरी अर्ली स्टेज पे हो, ठीक है? चाइल्ड पक्स स्कोर जो ए हो भी। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन का कोई एविडेंस ना हो, इसका ये मतलब है ना कि सिरोसिस बहुत कम है, कि पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं हुई अभी, कोई एसाइटिस, कोई मेलिना, कुछ नहीं है। अगर स्मॉल सा ट्यूमर हो और वो भी पेरिफेरी पे पड़ा हो, फिर हम वेज रिसेक्शन वहाँ पे कर देंगे। अगर वेज हेपेटिक वीनस प्रेशर जो है वो नॉर्मल है या माइल्डली एलिवेटेड है, अगेन वो चीज़ के पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, तो उन केसेस में जो है ना वो आप सिरोसिस के साथ भी लिवर रिसेक्शन कर सकते हो। बट मेन इसका सिरोसिस के साथ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही रहेगा। फिर वो बड़ी बात करते हैं, वो कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी कुछ इंडिकेशन है। ये नहीं है कि हर किसी में हम कर सकते हैं, उनमें कर सकते हैं जिनमें सोलिटरी लेयन 6.5 सेंटीमीटर से कम हो, उनमें करनी है जिनमें अगर 3 नोड्यूल हैं, सोलिटरी तो इतना कि एक ही नोड्यूल है और उसका साइज़ 6.5 से कम होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि 3 नोड्यूल हैं और उनमें से हर एक का साइज़ 4.5 से कम है, और अगर तीनों के साइज़ को मिलाया जाए, सम किया जाए तो 8 सेंटीमीटर से कम बने, तब हम कर सकते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तीसरा, कोई वेसल इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा हेपेटिक डिजीज़ नहीं है, तब कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनमें से किसी केस के होते हुए हमने किया तो फिर दोबारा कैंसर हो जाना है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? रिकरेंस हो जानी है। तो इसलिए आपने लिवर रिसेक्शन की भी इंडिकेशन याद रखनी है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी इंडिकेशन याद रखनी है। अगर हमारे पास सर्जरी हम नहीं कर सकते, कैंसर जो है वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोकल एब्लेशन थेरेपी करते हैं। लोकल एब्लेशन थेरेपी अब किन के लिए करते हैं? उनके लिए जिनका ट्यूमर जो है वो लिवर तक लिमिटेड है। ये नहीं है कि जिनमें मेट्स हैं उनमें ये कर सकते हैं, उनमें फिर हम सिस्टेमिक थेरेपी करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। लेकिन लोकल एब्लेशन हम उनमें करते हैं जिनमें कैंसर तो लिवर तक ही है, लेकिन उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती किसी केस की वजह से, किसी कॉज़ की वजह से, और जो या फिर जो ट्यूमर है वो इस क्राइटेरिया से आगे है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन वाले क्राइटेरिया से आगे है, यानी उसका साइज़
साइज जो है तो वो सिर्फ लीवर तक है, लेकिन उसका साइज जो है ना वो एक ही लेजन, उसका साइज 8 सेंटीमीटर है। तो वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन वाले क्राइटेरिया पे तो पूरा नहीं ना उतरा, तो अब हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, फिर हम उसमें एब्लेशन थेरेपी करेंगे। एब्लेशन में अब 3 चीज़ें हैं, या तो उसकी परकुटेनियस एथेनॉल इंजेक्ट कर दो, या उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से एब्लेट कर दो, या उसमें ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कर दो। परकुटेनियस की पहले बात कर लेते हैं। इसमें करते हैं कि ट्यूमर में ना एथेनॉल इंजेक्ट कर देते हैं अल्ट्रासाउंड गार्डेंस की मदद से। एथेनॉल क्या करती है, ट्यूमर की नेक्रोसिस करा देती है, और ये सिर्फ तब करना है कि अगर लेजन स्मॉल 2 से 3 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, और प्रिसाइजली करना है। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इसमें क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रोब यूज करते हैं, उसको ट्यूमर में पास करते हैं अल्ट्रासाउंड सिटी गार्डेंस की मदद से, और ट्यूमर को बर्न कर देते हैं, क्योंकि इसमें से थर्मल वेव्स निकलती हैं, ट्यूमर बर्न हो जाता है। इसके गुड रिजल्ट्स हैं अगर लेजन जो है वो 4 सेंटीमीटर से छोटा हो, ठीक है, जैसे 4 सेंटीमीटर तक का हो। लेकिन चाहे लेजन 4 सेंटीमीटर का भी हो, अगर वो कैप्सूल के नीचे पड़ा है ना, सब कैप्सूलर है, तब आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो किसी मेजर वेसल या बाइल डक्ट के पास पड़ा है, तब भी आप ये नहीं कर सकते। ये चीज़ें याद रखनी है। फिर ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, इसमें बड़ा मजे का काम करते हैं, कैथेटर पास करते हैं, उसको हिपैटिक आर्टरी में लेकर जाते हैं। हिपैटिक आर्टरी में कैसे लेकर जाते हैं, फेमरल रूट की मदद से। फिर वहां पर जो है ना वो जाकर एक सेलेक्टिव ब्रांच हेपेटिक आर्टरी की लेते हैं, वो वाली ब्रांच जो इस ट्यूमर को सप्लाई करी, उसमें ना इंजेक्ट कर देते हैं कीमोथेरेपी, डॉक्सोरिबोसिन डाल देते हैं, फिर उस ब्रांच को ब्लॉक कर देते हैं, उसमें ना कोई एम्बोलाई रख देते हैं, कुछ जेल या कुछ भी, उसको बंद कर देते हैं। अब उसमें कीमो डाली, उसको बंद कर दिया, इसकी वजह से वो जो कीमो है वो और इस्कीमिया ये चीज़ें मिलकर क्या कर देंगी, उस पूरे ट्यूमर को डिस्ट्रक्ट कर देंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो वो वाले पेशेंट जिनमें अनरिसेक्टेबल ट्यूमर हो और जो ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया से भी बाहर निकल गए हैं, उनमें भी हम ये कर सकते हैं। इसको ना टेस्ट भी कह रहे होते हैं, टेस्ट टेस्ट जो भी है, ट्रांसआर्टियल कीमो एम्बोलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि जो लोको रीजनल थेरेपी आपको हमने बताई है ना, लोकल एब्लेशन थेरेपी वगैरह, ये सिर्फ उनमें बेनिफिशियल है जिनमें मेट्स नहीं है, ठीक है। जिनमें मेट्स आ गए उनमें आपने फिर एक ही काम करना है, वो सिस्टेमिक थेरेपी है। सोराफेनिब, सोराफेनिब क्या मल्टी काइनेज इनहिबिटर है, और ये क्या करती है, ये इफेक्टिव है सिस्टेमिक कीमोथेरेपी जो मेटास्टेटिक अनरिसेक्टेबल अनट्रांसप्लांटेबल, यानी ना उस बेचारे की रिसेक्शन हो सकती है, ना उसकी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, ना उसकी लोकल एब्लेशन हो सकती है, उसमें फिर आप ये सोराफेनिब देते हो, ठीक है। और ये 3 मंथ तक का सर्वाइवल करवा देती है पेशेंट का। आगे आ जाते हैं जी मेट्स। अब मैंने कहा कि लीवर में जो सेकेंडरी ट्यूमर है ना वो ज़्यादा कॉमन है प्राइमरी की निस्बत। अब जो लीवर में मेट्स आते हैं सबसे ज़्यादा तो आते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से, इसके बाद ब्रेस्ट से, लंग से, पैंक्रियाज और किडनी के कार्सिनोमा से भी लीवर में मेट्स आ जाते हैं। फिर आती है जी प्रेजेंटेशन। यूजुअल जो इसकी प्रेजेंटेशन है ना वो फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, मतलब प्राइमरी रहती है ना, फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पैल्पेबल कोई मैस या एपिगैस्ट्रियम में या हाइपोकोंड्रियम में, तो वो इसकी प्रेजेंटेशन है। डायग्नोसिस हमने इसका करना होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की मदद से। ये जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है ना, ये तब हेल्प करता है अगर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के मेट्स हों, क्योंकि कोलोरेक्टल का ये एंटीजन है। तो ये जो है ना हाईली सजेस्टिव है कि कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से मेट्स बने हुए हैं। उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई कर लेते हो, ये भी बता देता है कि प्राइमरी लेजन किधर है, ठीक है। और कोलोनोस्कोपी भी आप कर लेते हो, आप पेट स्कैन भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें करके आप प्राइमरी लेजन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाती है लीवर की सिस्ट। सिंपल लीवर सिस्ट की अगर बात करें तो ये कोइंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी आप अल्ट्रासाउंड करे थे, आपको ये अचानक से नजर आ गई। और सिंपल सिस्ट के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि कब सिस्ट को सिंपल कहना है, अगर उसकी वॉल थिन है, अगर उसमें यूनिलोक्यूलर है, सेप्टा वगैरह नहीं बने हुए, ज़्यादा लोकोलाई नहीं है, अगर उनमें डेंसिटी नहीं, डेंसिटी में वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तब वो सिंपल सिस्ट है। और अगर वो इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरे, थिन वॉल सी, यूनिलोक्यूलर सी सिस्ट पड़ी हुई है, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं करी, तो कोई ट्रीटमेंट ना करो, ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन अगर लार्ज सिस्ट है और डिस्कम्फर्ट कर रही है और थिक वॉल्ड है और मल्टीलोक्यूलर है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर उसको लेप्रोस्कोपिक डी रूफिंग उसकी करेंगे, ठीक है। सिर्फ अस्पायर नहीं करना, वरना उसने दोबारा बन जाना है, डी रूफिंग करनी है। फिर आती है जी पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज। आपने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो पढ़ी होगी, उसके साथ ही एसोसिएटेड होती है पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, ठीक है। किडनी में भी सिस्ट बन जाते हैं, पैंक्रियाज में भी, और ऑटोसोमल डोमिनेंट इसकी इनहेरिटेंस है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लिवर फंक्शन को ऐसा अफेक्ट नहीं करती, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बाजुकात करा सकती है। अगर सवेर पेन हो तो यूजुअली हो रहा होता है कि हैमरेज की वजह से इसमें हैमरेज हो गया। अगर एसिम्प्टोमेटिक हो तो ट्रीटमेंट नहीं करना, अगर सिम्प्टोमेटिक हो तो आप फेनेस्ट्रेटेड लेप्रोस्कोपिकली, ठीक है। अच्छा जी, फेनेस्ट्रेट कर दो इसको लेप्रोस्कोपिकली। आगे आ जाती है जी पायोजेनिक। अब ये एब्सेस इंपॉर्टेंट है, सिस्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन एब्सेस इंपॉर्टेंट है। पायोजेनिक एब्सेस भी इंपॉर्टेंट है, अमीबिक एब्सेस भी इंपॉर्टेंट है, और फिर आगे हाइड्रेटेड डिजीज है, वो भी चले इंपॉर्टेंट ही समझ लें। फिर इसके बाद हमने करना है जी लीवर का ट्रोमा, ठीक है। फिर एंड पे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाएंगे, मेजर टॉपिक्स यही हैं जो 2-3 मैंने आपको बताया कि हमने करने हैं। पहले पायोजेनिक लीवर एब्सेस की बात करते हैं। पायोजेनिक लीवर एब्सेस नाम से जाहिर हो रहा है कि पस से रिलेटेड कोई चीज़ है, पायोजेनिक है। इसके जो फैक्टर्स है ना,
अच्छा, अब लिवर में कहीं से ये इन्फेक्शन की वजह से बन रही है, तो लिवर में कहीं से तो इन्फेक्शन आना है ना। सबसे पहले इसके कॉजेज़ हैं बिलियरी कॉजेज़। आपको पता है जब भी किसी जगह पे स्टेसिस हो जाए, कोई चीज़ रुक जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो यूरिनरी स्टेसिस हो, बिलियरी हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे भी अगर बाइल रुक जाएगी, यानी बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन था बिलियरी ट्रैक्ट का, तो वहाँ पे पायोजेनिक लिवर एब्सेस बनवा सकते हैं। अगर बिलियरी ट्रैक्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन की, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट डाला, ईआरसीपी की या स्टेंट किया या पीटीसी किया या कोई भी कोलेंजाइटिस का, असेंडिंग कोलेंजाइटिस भी हो सकता है, डायरेक्टली इन्फेक्शन असेंड कर गया। इन सब केसेस में क्या हो सकता है कि बिलियरी कॉजेज़ की वजह से पायोजेनिक लिवर एब्सेस बन जाती है। ये जो असेंडिंग कोलेंजाइटिस है यूजुअली हेपेटिको-जेजुनोस्टोमी में होता है, जिन्हें हम लिवर को डायरेक्टली जेजुनम के साथ जोड़ते हैं, ठीक है? फिर आगे कुछ इन्फेक्शन जो है पोर्टल वेन के रास्ते से भी आ सकते हैं, कि लिवर में बिलियरी रास्ते से तो इन्फेक्शन आ रहे थे, ज़्यादातर बिलियरी रास्ते से आते हैं, लेकिन कुछ जो है वो पोर्टल वेन से भी आ सकते हैं 20%। जैसे डाइवर्टिकुलर डिजीज़ थी, उसके बाद लिवर एब्सेस बन गई, अपेंडिसाइटिस था, लिवर एब्सेस बन गई, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ था, ठीक है? तो ये 3 है, डाइवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ और अपेंडिसाइटिस। फिर कुछ जो है ना वो इन्फेक्शन ना पोर्टल वेन से आते हैं, ना वो बाइल ट्री से आते हैं, वो आते हैं जी सिस्टेमिक, ब्लड से। एंडोकार्डाइटिस, निमोनिया, टूथ इन्फेक्शन, आईवी ड्रग यूज़ कर रहा था या एचआईवी इन्फेक्शन था, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन था, तो वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन से लीवर एब्सेस बन जाएगी। कुछ जो होते हैं वो बनी तो अमीबिक एब्सेस होती है या बनी तो हाइड्रेटेड डिजीज होती है, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाता है, वो पायोजेनिक में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ एंड पे बात करते हैं कि डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फेक्शन, कि सुपरा सब फ्रेनिक एब्सेस थी, डायफ्राम के नीचे एब्सेस थी, वहां से इन्फेक्शन लीवर पे आ गया, क्योंकि लीवर भी तो वहीं पड़ा होता है ना डायफ्राम के नीचे। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर था और लीवर में इन्फेक्शन हो गया। गैंग्रीनस गोल ब्लैडर था, लीवर में एब्सेस बन गई, ठीक है? बिलियरी कॉज सबसे कॉमन, फिर पोर्टल वेन से, फिर सिस्टेमिक इन्फेक्शन, फिर सुपर इम्पोज्ड किसी सिस्ट का, और फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन, ठीक है? और फिर जी इडियोपैथिक हो जाती है। कुछ ये भी हो सकता है कि 1/3 पेशेंट है वो इडियोपैथिक, उनकी कोई कॉज नहीं समझ आ रही होती। कुछ ट्रोमेटिक भी हो सकते हैं कि लीवर का ट्रोमा हो और बाद में एब्सेस बन गई। या आप क्या कर रहे थे, कोई एब्लेटिव थेरेपी कर रहे थे, जैसे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी या एथेनॉल इंजेक्शन, उसके बाद एब्सेस बन गई, ठीक है? तो ये सारे जी कॉजेज हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिवर के कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही लिवर के ये पायोजेनिक के कॉजेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई मिलेरी जो है ना वो सबसे कॉमन है, उसके बाद ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस और स्टेफाइलोकोकाई, ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स। आपको पता है कि राइगर्स या चिल के साथ फीवर जो है वो एब्सेस की इंडिकेशन होता है। और साथ हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, टैकिकार्डिया, टेकिपनिया, सॉफ्ट सा लिवर होगा, टेंडर सॉफ्ट, और जोंडस। ये सारे, जोंडस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये सारे फीचर्स हैं। मेन जो सिनेरियो आपको आएगा ना वो हाई ग्रेड फीवर राइगर्स के साथ, पेन होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और लिवर जो है ना वो लार्ज होगा, टेंडर होगा, ठीक है? यही होती है मेन प्रेजेंटेशन। डायग्नोसिस, सीबीसी कराओगे, ल्यूकोसाइटोसिस, अल्कालाइन फॉस्फेटेस इंक्रीज मिलेगा। और अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन पे आपको, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन बहुत सेंसिटिव है और आपको नज़र आ जाएगी एब्सिस, और ब्लड कल्चर आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो टिपिकल सी इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट इसका जो है ना वो आईवी एंटीबायोटिक देने हैं, फिर उसकी परकुटेनियस एस्पायरेशन कर देनी है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं उसको एस्पायर कर लेना है, और कॉजेटिव फैक्टर को करेक्ट कर देना है। कॉजेटिव फैक्टर को मतलब अगर कोलेंजाइटिस है उसको ठीक करो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसको ठीक करो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसको ठीक करो, जो भी कॉजेशन है उसको ठीक कर देना है। रिपीटेड एस्पायरेशन भी करनी पड़ सकती है, कि आपने एस्पायर किया फिर जमा हो गया फिर एस्पायर किया, रिपीटेड एस्पायरेशन भी करनी पड़ सकती है। जो इनिशियल एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होती है उसमें ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स को कवर करना होता है, ठीक है? और फिर आपने कल्चर के रिजल्ट का वेट करना है, जब कल्चर आ जाए फिर आप उस हिसाब से अपनी थेरेपी को सेट कर लेना है, ठीक है? एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो 8 वीक तक यूज़ करनी पड़ सकती है। एस्पायरेशन प्लस एंटीबायोटिक थेरेपी 90% लोगों को ठीक कर देती है। एस्पायर आप करते जा रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो, 90% लोग ठीक हो जाएंगे। 10% में आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी ओपन भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है। सर्जरी में तब कंसीडर करते हैं अगर एस्पायरेशन का फेलियर हो जाए, एंटीबायोटिक थेरेपी फेलियर हो जाए, ठीक नहीं हो रहा, एब्सिस ऐसी है कि आप उसको परक्यूटेनियस ड्रेन ही नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन ऐसी है, और साथ जब कोई इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज भी है जिसमें आपने ऑपरेशन करना ही करना है, तो चलो लीवर की एब्सिस भी निकाल देंगे, इन केस में फिर आप सर्जरी कर लेते हो, ठीक है? कहीं भी किसी भी जगह पे अगर सर्जरी की इंडिकेशन लिखनी हो ना तो एक आप लिख दिया करो फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा लिख दिया करो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, तीसरा लिख दिया करो पेशेंट प्रेफरेंस, या आप लिख दिया करो जी क्या लिखा करो, यही लिख दिया करो कि मेलिग्नेंसी, रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। हर जगह नहीं लिखा जाता रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, लेकिन कुछ में लिखा जाता है, जैसे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में है, ठीक है? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं जी अमीबिक लिवर एब्सेस की। अमीबिक लिवर एब्सेस बनती है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन की वजह से। ये 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है आजकल, और इसकी ना सिस्ट की फॉर्म में भी ये होता है,
और जब वेजिटेटिव फॉर्म में भी होता है, वेजिटेटिव फॉर्म में सिस्ट की फॉर्म में होता है और ये ट्रोफोसाइट की फॉर्म में भी हो सकता है। जब इसको इंजेस्ट करते हैं, सिस्ट की फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं, स्टमक में चला जाता है, स्मॉल बोवल में चला जाता है, वहाँ पे जाकर ट्रोफोसाइट बन जाता है कोलोन में, और कोलोन की म्यूकोजा को इन्वेट करना शुरू कर देता है। कोलोन में एक आता है फ्लास्क शेप अल्सर, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये फ्लास्क शेप अल्सर कराता है कोलोन में। फिर ये ना कोलोन से चला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में, वहाँ से लिवर में चला जाएगा, लिवर में जाके एब्सिस बना देगा, हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस करा देगा। और अमीबिक लिवर एब्सिस जो होती है वो राइट लोब में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पोर्टल वेन डायरेक्टली जो है ना वो राइट लोब से कनेक्टेड होती है, तो पोर्टल वेन की वजह से जो ज़्यादा एब्सिस बनेगी अमीबी को राइट में बनेगी। ठीक है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। एब्सिस की कैविटी में आपको थिक रेडिश ब्राउन पस लाइक मटेरियल नजर आएगा, ये एनकोवी पेस्ट या चॉकलेट सॉस जैसा होता है, पस लाइक मटेरियल रेडिश ब्राउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीचर्स क्या होंगे? फीवर होगा, जाहिर बात है एब्सिस है तो फीवर होगा। और मैंने कहा कि एब्सिस का फीवर साथ चिल्स राइगर्स होते हैं, मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मेंटल कंफ्यूजन, ये सारे कॉमन सिम्टम है। पायोजेनिक और अमीबिक लिवर एब्सिस को जो हम सिनेरियो में डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, वो हिस्ट्री से कर रहे थे। अमीबिक में यूजुअली उसको ट्रैवल की हिस्ट्री, इस तरह की आपको हिस्ट्री मिल रही होती है। अच्छा जी, या वो फ्लास से पल्सर बता सकते हैं मीबीक में, तो इस तरह के वो हिंट दे देगा आपको, वरना टेंडर हिपेटोमेगाली इसमें भी होगी। सीक्वल इसका क्या होता है? या तो ये रिग्रेस कर जाती है, आप मेट्रोनिडाजोल दो ये ठीक हो जाएगी, जैसे उसमें था एंटीबायोटिक दो ठीक हो जाएगी, इसमें मेट्रोनिडाजोल दो ठीक हो जाएगी। वरना ये बाजू का रप्चर भी कर सकती है, पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनाइटिस करा सकती है, ये प्लूरल कैविटी में रप्चर कर सकती है, और इम्पाइमा और ये सब करवा सकती है। ठीक है। अच्छा जी, डायग्नोसिस ल्यूकोसाइटोसिस इसमें भी होगा, अल्काइन फॉस्फेटेस इसमें भी एलिवेट होगा। फिर आप इस अल्ट्रासाउंड सिटी कराओगे तो वो भी इसके लिए सेंसिटिव होंगी, ये सेम सेम इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर आपने इसमें जो है ना वो क्या करना है, हिस्ट्री पे आपको थोड़ा शक पड़ता है कि इमीबा हो सकता है, फिर आप एंटीबॉडीज देखते हो अमीबा के अगेंस्ट। ठीक है, और 95% पेशेंट में आपको एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, तो आपका डायग्नोसिस बन जाता है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट मेडिकल आपने मेट्रोनिडाजोल देनी है, 7 to 10 डेज तक ये देते हैं, और ये बहुत अच्छी ड्रग है, ठीक कर देती है 95% लोगों को, ठीक कर देती है। फिर उसके बाद आप फॉलोअप के लिए अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, रिस्पॉन्स देखने के लिए ना ट्रीटमेंट का। नीडल एस्पायरेशन इसमें की जा सकती है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, जैसे हम पायोजेनिक में करे थे वैसे ही। और नीडल एस्पायरेशन वो कह रहे हैं कि सब में नहीं करनी, उसमें तो इतना सब में ही करनी है पायोजेनिक में, इसमें सब में नहीं करनी, उनमें करनी है जिनमें लार्ज एब्सिस है, उनमें करनी है जो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उनमें करनी है जिनमें आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पा रहा, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे ये पायोजेनिक है या मीबिक है, क्योंकि देखो दोनों की प्रेजेंटेशन सेम सेम तो है, तो तब आप फिर इसको स्पायर कर लो, फिर कंफर्म कर लो। उनमें करनी है जिनमें सुपरफिशियल सी एब्सिस पड़ी हुई है, या लेफ्ट लोब एब्सिस पड़ी है, क्योंकि लेफ्ट लोब एब्सिस है तो उसने अगर परफोरेट करके ना उसने आपकी पेरिकार्डियम कन्वर्व कर लेना है, तो इसीलिए आप उसको बेहतर एस्पायर ही कर लो। ठीक है, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो बायोजेनिक है सब में एक्सपायर करना पड़ता है, अमीबिक में सब में एक्सपायर नहीं करना, पहले सिर्फ मेट्रोनिडाजोल दे के देख लो, उसको 7 से 10 दिन खिलाओ। ठीक है, फिर डिसीजन लो। और अगर लार्ज है, अगर जो है वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे आप कि मैं मेट्रोनिडाजोल दूं या मैं एंटीबायोटिक दूं, मुझसे डायग्नोसिस नहीं हो रहा, तब आप उसको स्पाई कर सकते हो। सर्जरी किन की करनी है? अगर आपसे इसमें थिक पस है, मल्टी लोक्यूलेटेड है, लेफ्ट लोब में है, और रिस्क लग रहा है आपको कि अभी रप्चर हो जाना है इसने, या रप्चर हो चुकी है, तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जी हाइड्रेटेड डिजीज ऑफ लिवर आ जाती है। ये डिजीज जो होती है वो शीप ग्रेजिंग एरिया में यूजुअली होती है, और इसका जो है वो आपको पता है मेन होस्ट इसका आई गेस डॉग होते हैं। हाइड्रेटेड डिजीज ऑफ लिवर जो है ये इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस से होती है, टेप वर्म भी इनको कहते हैं। ये डॉग्स के इंटेस्टाइन में पड़े होते हैं, और ह्यूमन, शीप, कैटल ये सारे इनके इंटरमीडिएट होस्ट हैं, लेकिन डेफिनेटिव होस्ट इनका ऑर्गेनिज्म है, यानी इनमें से होने के बाद डॉग्स तक पहुंच जाता है ये। ठीक है, डॉग्स में क्या होता है कि जो अडल्ट वर्म है वो इसके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके एग्स जो है वो डॉग की फीसिस में आते हैं, फीसिस से ये एग कंटेमिनेटेड होकर फूड या किसी भी तरह इंसानों तक पहुंच जाते हैं, और इंसान जो है ना वो एग्स को इंजेस्ट कर लेता है, एग्स उसके लीवर में जाके, लीवर कह रही हूँ इंटेस्टाइन में जाके हैच करते हैं, वहां से निकलता है लार्वा निकलता है, लार्वा जो है वो गट के म्यूकोजा में पेनिट्रेट कर जाता है, वहां से पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से चला जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और वहां पर जाके ये बना देता है सिस्ट। हाइड्रेटेड डिजीज ऑफ लिवर में सिस्ट बनते हैं। अच्छा जी, अब जो मोस्ट कॉमन ये लिवर को पकड़ेगा, क्योंकि पोर्टल वेन ने सबसे ज्यादा लिवर के पास ही तो जाना है, तो मोस्ट कॉमन ये लिवर में 70% लिवर में सिस्ट बना देगा। इसके अलावा ये लंग्स में, एब्डोमिनल कैविटी में, किडनी, ब्रेन, बोन्स कहीं पे भी बना सकता है। ठीक है, चलें। सिस्ट की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीसिस्ट, एंडोसिस्ट और जर्मिनल लेयर, बस इतना ही बहुत है आपके लिए, पेरी, एंडो, जर्मिनल। चलो ये भी कर लें, जो पेरीसिस्ट है वो होस्ट ऑर्गन टिश्यू से बन रही होती है, एंडोसिस्ट जो है वो लैमिनेटेड मेम्ब्रेन है, ये इसकी अपनी होती है। क्लिनिकल फीचर इसके क्या होते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड है तो एसिम्टोमेटिक, ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होती हैं, लेकिन अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए, लार्ज हो, तो ये पेन, डिस्कम्फर्ट वगैरह करा सकती हैं, बट मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये फीवर करवाएंगी, समझ रहे हो ना? तो फीवर नहीं करवाना इन्होंने,
डिस्कम्फर्ट करवा देनी है, पेन करवा देनी है, कंप्रेशन कर देंगे। कंप्रेशन ये पोर्टल वेन की कर सकती हैं, हिपैटिक वेन की कर सकती हैं, वेना केवा की कर सकती हैं। अगर इन्होंने बाइल डक्ट की कंप्रेशन कर दी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, अगर पोर्टल वेन की कर दी तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, अगर हिपैटिक वेन की कर दी तो बर्ड क्यारी सिंड्रोम हो जाएगा। सिस्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन अगर हो गया तो एब्सिस लाइक सिम्टम होंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि पार्जनिक लिवर एब्सिस बाजू को इस तरह से बनती है कि बनी तो हाइड्रेटेड सिस्ट थी, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया, तब इसके उस जैसे सिम्टम होंगे, फीवर और टेकिकार्डिया और मेलेज और टेकिपनिया और ये वाली चीज़ें, ठीक है, और राइगर्स एंड चिल्स। अच्छा, उसके बाद सिस्ट जो है वो रप्चर भी कर सकती है। रप्चर करगी तो एनाफाइलेक्टिक शोक करवाएगी। ये एमसीक्यू पॉइंट है कि अगर सिस्ट रप्चर कर जाए तो वो एनाफाइलेक्टिक फाइलेक्टिक शोक करवा देती है। अगर सिस्ट बिलरी टी में रप्चर कर गई तो रिकरेंट कोली की पेन और जॉन्डिस होगा, और इसका पेरिकार्डियम में भी रप्चर हो सकता है। वो बहुत सवेयर इसकी कॉम्प्लिकेशन है, उसको प्रिवेंट करना होता है। अगर आपको उसका रिस्क लगे तो आपने फ़ौरन से उसको एक्सपायर कर लेना है सिस्ट को। डायग्नोसिस का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेक्निक है, और ये जो है ना आपको दिखा देती है। अल्ट्रासाउंड के बाद आप सिटी स्कैन कर सकते हो कंफर्म करने के लिए, और सिटी स्कैन जो है उसके फीचर बहुत स्पेसिफिक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं सिस्ट के लिए। आपको दिखा देती है कि स्मूथ सी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेयन है, उसके अंदर बहुत सारे सेप्टा हैं, बहुत सारी फ्लोटिंग मेम्ब्रेन है। तो ये फीचर है, हमें पता चल जाता है कि हाइड्रेटेड सिस्ट है, ठीक है। इतने सारे जो सेप्टा फ्लोटिंग मेम्ब्रेन है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सिटी स्कैन। उसके बाद आप इसकी एंटीबॉडीज देख लेते हो। एंटीबॉडीज जैसे आप एंटीमीबा में भी देख रहे थे, इसमें भी आप देखते हो, और फिर ईओसिनोफिलिया आपको मिल सकता है। ट्रीटमेंट इसका जो है ना वो आपने इसको प्रोग्रेस कर सकती है, ये उसको बचाने के लिए आपने ट्रीट कर लेना है, और साथ अपने रप्चर को भी प्रिवेंट करना है कि कहीं ये पेरिकार्डियम में या पेरिटोनियम में रप्चर ना कर जाए, प्लूरा में रप्चर ना कर जाए। और इसमें जो है ना वो सर्जरी सबसे इफिशिएंट, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट सर्जरी है। और उसके बाद जो है वो आप परक्यूटेनियस एस्पायरेशन भी कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक अगर सिस्ट है तो अपने वेट एंड वॉच पे चलना है, ठीक है, और साथ आपने सीरियल वेट एंड वॉच पे अपने सीरियल अल्ट्रासाउंड करते जाना है, मॉनिटरिंग करते जाना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अल्बेंडाजोल देते हैं। पायोजेनिक में एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, एंटीमीबिया में मेट्रोनिडाजोल दे रहे थे, और इसमें हम अल्बेंडाजोल देते हैं। ट्वाइस डेली पेशेंट ने लेनी होती है 3 to 6 मंथ तक। और ओनली सिर्फ हमने तब ना मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, या सिर्फ तभी ये इफेक्टिव होता है अगर सिस्ट सिंगल हो, और यंग सिस्टोस की कोई डॉटर सिस्ट ना हो, और पेरीसिस्टिक फाइब्रोसिस ना हो, और तभी हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं अल्बेंडाजोल, तभी ये काम करती है, ठीक है। अदर आप इंडिकेशन ये भी कर सकते हो कि भाई मेडिकल में वैसे ही दे रहा हूँ, प्री ऑपरेटिव दे रहा हूँ, प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे रहा हूँ, सर्जरी से 2-3 दिन पहले देना है, फिर इसकी सर्जरी करनी है। बाजू का जो है वो पेरी ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान भी दे सकते हैं, बाजू का पोस्ट ऑपरेटिव भी दे दी जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में अल्बेंडाजोल नहीं देते, ये चीज़ याद रखनी है। परकुटेनियस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, परकुटेनियस ट्रीटमेंट में पेयर पेयर है जो पंक्चर करते हैं, फिर एस्पायर करते हैं, फिर प्रोटोस्कोलिडियल एजेंट को इंजेक्ट करते हैं, और फिर री एस्पायर करते हैं। तो पेयर से याद रखना है, पी से पंक्चर, ए से एस्पायर, आई से इंजेक्शन, और किसका इंजेक्शन, प्रोटोस्कोलिडियल एजेंट का, और आर से फिर री एस्पायरेशन, ठीक है। तो ये सारा ट्रीटमेंट आपने याद रखना है। लेकिन परकुटेनियस भी उनके लिए इफेक्टिव है यूनिलोक्यूलर है, जो उस एरिया पे जहाँ पे आप असेस कर सकते हो। पायोजेनिक में भी तो यही था ना कि एस्पायर हम उन्हीं को कर सकते हैं जो उस लोकेशन पे है। कुछ ऐसे लोकेशन में जिनको एस्पायर नहीं कर सकते, उनमें फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। और जब सिस्टर जो है ना वो सर्जरी के बाद दोबारा हो जाए, तब आप दोबारा सर्जरी तो नहीं ना करनी, फिर आप तब परकुटेनियस कर लेते हो। अच्छा, उसके बाद जी सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी मैंने कहा सबसे एफिशिएंट ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं सर्जरी करने के लिए। इसमें हम सिंपली सिस्ट को भी सिर्फ निकाल सकते हैं, और मेजर पोर्शन लीवर का भी रिसेक्ट कर सकते हैं। सर्जरी हमने डिवाइड कर लिया कंजर्वेटिव सर्जरी में और रेडिकल मेथड में। कंजर्वेटिव सर्जरी में क्या करते हैं, सिस्ट की कैविटी को खोलते हैं, जितने भी अंदर कंटेंट है उनको इवैक्यूएट करते हैं। अगर कोई इसका बिलियरी चैनल के साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है तो उसको जो है ना वो सूचर कर देते हैं। अच्छा, जब भी सिस्टो बिलियरी कम्युनिकेशन है तब कभी भी एक्सपायर नहीं करते, तब सर्जरी करते हैं। वो जो कम्युनिकेशन बनाते हैं उसकी सूचरिंग कर देते हैं, और अगर कोई कैविटी बच जाए तो उसमें ओमेंटल भर देते हैं, ओमेंटल की पैकिंग कर देते हैं कि कहीं ये रीअकर ना हो जाए, दोबारा ना बन जाए सिस्ट। ओमेंटम ले करना उस डेड स्पेस में, वो जो एक्सपायर करने के बाद, एक्सपायर नहीं सॉरी इवैक्यूएट करने के बाद सारी जो बची है ना डेड स्पेस, उसमें ओमेंटम रख देते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सर्जरी के दौरान आपने कहीं पेरिटोनियल कैविटी की या एब्डोमिनल वाल की कंटेमिनेशन कर दी, कि कोई सिस्ट वहां पर बची रह गई, डॉटर सिस्ट वहां पर चली गई, तो रिकरेंस होनी ही होनी है। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि पूरा सर्जिकल एरिया को प्रोटेक्ट करना है। और कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने गोज रख देने हैं, आपने इर्द गिर्द सारे वो पट्टियां से रख देनी है, गोज रख देने हैं, और उन गोज में आपने प्रोटोस्कोलिडिसिडल एजेंट सोक ना रखने हैं। मतलब पहले उनको गोज को प्रोटोस्कोलिसिडल एजेंट में सोक करना है, फिर उनको सारे सर्जिकल एरिया में इर्द गिर्द रख देना है, एब्डोमेन में, कैविटी में, ताकि वो इर्द गिर्द कोई डॉटर सिस्ट ना चली जाए, क्योंकि अगर वो चली गई तो रिकरेंस होनी ही होनी है, ठीक है। अब ये प्रोटोस्कोलिसिडल एजेंट कौन से हैं जिनको हम पेयर में भी यूज़ करे थे, यहाँ पे भी यूज़ करें, ये हाइपरटोनिक सेलाइन होता है, एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल होती है, पोविडीन आयोडीन या सिट्रिमिडीन, क्लोरहेक्सिडीन होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आसान सी चीज़ें हैं। रेडिकल सर्जरी में क्या, कंजर्वेटिव में तो कितना आसान था ना, उसको खोला, अंदर से कंटेंट इवैक्यूएट किए, फिर उसमें मेंटम रख दिया, और उसको प्रिवेंट किया कहीं इधर उधर सिस्ट ना चली जाए। रेडिकल में क्या करते हैं, रेडिकल में ना सिस्ट को कंप्लीट रिमूव करते हैं पेरिसिस्ट के साथ, और साथ लीवर का पैरेंकाइमा भी इर्द गिर्द वाला रिमूव कर देते हैं। ये जो है ना बेस्ट ट्रीटमेंट है।
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अब जो है ना वो इसमें 2 आ जाती हैं, एक तो पेरिसिस्टेक्टमी आ जाती है, एक लिवर रिसेक्शन। पेरिसिस्टेक्टमी क्या करते हैं कि सिस्ट का कंप्लीट रिमूवल करते हैं। कैसे रिमूवल करते हैं कि पेरिसिस्ट लेयर के बिल्कुल आउटसाइड ना एक प्लेन सी बना लेते हैं कि यहाँ से मैंने काटना है, सर्जिकल प्लेन बना लेते हैं, वहाँ से इसको फिर काट देते हैं। सिस्ट को खोलते नहीं, बस वहाँ उस प्लेन में काट देते हैं। इसको रेडिकल सिस्टेक्टमी भी कहते हैं और पेरिसिस्टेक्टमी भी कहते हैं कि इर्द-गिर्द से इसको काट दिया, खोला नहीं बस काट दिया। और कैप्सूलेक्टमी भी कहते हैं, टोटल पेरिसिस्टेक्टमी या सिस्टो पेरिसिस्टेक्टमी, सारा कुछ इसके नाम है, ठीक है? अच्छा, ये नहीं है कोई एनाटॉमिकल प्लेन पहले से नहीं प्रेजेंट होती कि सिस्ट को लिवर से जो सेपरेट करी हो, कोई कैप्सूल वगैरह कोई प्लेन नहीं प्रेजेंट होती, आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। आप कैसे क्रिएट करते हो? हार्मोनिक स्कैल्पल की मदद से आप खुद प्लेन क्रिएट करते हो, फिर वहां से आप काट देते हो। लिवर सेक्शन में क्या करते हैं कि टोटल सिस्ट को भी रिमूव करते हैं और साथ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को भी रिमूव कर देते हैं। पेरिसिस्टेक्टमी में तो ये था ना कि हमने बड़ी एहतियात से सिर्फ सिस्ट के इर्द गिर्द प्लेन बना देते थे कि सिर्फ सिस्ट को रिमूव करें हम, और सर्जिकल प्लेन क्रिएट करके। लेकिन लिवर सेक्शन में साथ लिवर का पैरेन्काइमा भी रिमूव करना पड़ा है, ठीक है? पेरिफेरल लोकेटेड सिस्ट जो है ना, उसको हम वेज रिसेक्शन से भी रिमूव कर सकते हैं। और फिर जो है ना सर्जिकल रिसेक्शन की कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि बिलियरी लीकेज हो सकता है, बिलियरी फिस्टुला बन सकता है, और रेसिडुअल कैविटी का इन्फेक्शन हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, या कंटेमिनेशन हो सकती है पेरिटोनियल कैविटी की, और उस कंटेमिनेशन की वजह से फिर रिकरेंस हो जानी है।